हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा देखेंगे दोस्तों धीरे धीरे। चैप्टर का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड मैनेजमेंट। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड मैनेजमेंट, शॉर्ट में दोस्तों वही फॉरेक्स ही चलता है, जो आपको दोस्तों मेरे साथ यहाँ पर डिस्कस करना है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड मैनेजमेंट। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैप्टर का नाम आपके सामने डिस्कस है। अगर आप फर्स्ट 3 वर्ड को देखेंगे ना, तो लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो दोस्तों रिस्क के बारे में तो मैं पोर्टफोलियो चैप्टर में आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि रिस्क का मतलब क्या होता था। रिस्क का मतलब फ्लक्चुएशंस, रिस्क का मतलब होता था दोस्तों फ्लक्चुएशंस। और ये फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब एक करेंसी को, एक कंट्री की करेंसी को जब दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करने की नीड अराइज होती है, तो दैट इज ए फॉरेन एक्सचेंज। तो दोस्तों बेसिकली हमें इस चैप्टर में यह सीखना है कि जब भी कोई पर्सन डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ना करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो उस पर्सन के सामने क्या क्या इशू आते हैं, उन इशू के बारे में आपको समझना है। देन उसके बाद उन इशू का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, दैट इज उनकी मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को फ्लक्चुएशन एंड करेंसी में होने वाले अप एंड डाउन से बच पाएं। ये सारी बातें दोस्तों हमें इस चैप्टर में सीखनी है। अब मैं दोस्तों आपको एक बात बताता हूं, सुनो सर। जो फर्स्ट क्लास से यहां पर जुड़ा हुआ है, उसने अभी तक पोर्टफोलियो चैप्टर, म्यूचुअल फंड चैप्टर और डेरिवेटिव चैप्टर लाइव यूट्यूब पे कंप्लीट किया है। बिल्कुल सही है दोस्तों, हमने कंप्लीट करा आपके साथ। तो जो भी स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं उनको एक बात तो समझ आ गई होगी, क्योंकि हमारा सबसे पहले चैप्टर के अंदर मेन फोकस रहता है कंसेप्ट क्लैरिटी पर, कंसेप्ट 100% डिस्कशन पर। एक बार जब कंसेप्ट कंट्रोल में आ जाए, देन उसके बाद उसके ऊपर एग्जाम्पल करो, उसके ऊपर एग्जाम के क्वेश्चन करो, उसके ऊपर अपने नोट्स करो, देन वो बात की बात है। पहले कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सही तरीके से डिस्कस होना चाहिए। अब दोस्तों आज तो वैसे इस चैप्टर के नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कल मैं आपको नोट्स पूरे की पूरे फॉरेक्स चैप्टर के 70 से 80 क्वेश्चंस हैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना दोस्तों। और टेलीग्राम पे ही डेली बेसिस में मैं टाइम अनाउंस करता हूं, अपडेट करता हूं, इसलिए आप लाइव क्लासों की अपडेशन के लिए टेलीग्राम से जरूर जुड़े दोस्तों। अब दोस्तों मेरी बात सुनो दोस्तों, पहली बात तो ये है इस चैप्टर में मुझे पढ़ना क्या क्या है। सीए फाइनल के अकॉर्डिंग और सीएमए फाइनल के अकॉर्डिंग पूरे स्टडी मटेरियल को एनालाइज करने के बाद वो कौन कौन सी चीजें हैं जो दोस्तों मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, तो पहले आप उसे लिखना शुरू करें।
देन एक एक करके आने वाली 15 से 20 क्लासों में इसे खत्म करेंगे। हो सकता है डेली 2 क्लास पढ़ाऊं, 3 क्लास, वो अलग मैटर है 10। चलो जी, आप मेरे साथ शुरुआत कर लें। सबसे पहला टॉपिक दोस्तों, इस फॉरेक्स चैप्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो होगा बेसिक। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों, उसका नाम होगा बेसिक। फॉरेक्स के बेसिक के बारे में समझना, क्योंकि अगर हमें किसी चैप्टर के बेसिक के बारे में क्लैरिटी नहीं होगी तो वो फर्दर चैप्टर हमें बहुत परेशान करेगा। इसलिए वो चैप्टर हमें परेशान ना करे, तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो हमें चैप्टर के लिए सीखनी पड़ेगी, अपना बेस तैयार करना पड़ेगा, तो पढ़ेंगे सर बेसिक के अंदर। बेसिक के अंदर मैं आपको 8-10 बातें पढ़ाऊंगा, आप टेंशन ना लें। टॉपिक नंबर 1 लिख लें, सबसे पहले बेसिक। ठीक है सर, लिख लिया। अब इसके बाद मैं बताऊं दोस्तों, जब आपका बेसिक टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो सेकंड टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों हेजिंग। सेकंड टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है कि करेंसी की फ्लक्चुएशन की वजह से जो भी रिस्क होते हैं, हम उस रिस्क को मैनेज कैसे करेंगे, दैट इज उन रिस्क से कैसे अपने आप हेजिंग करेंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे दोस्तों। तो सेकंड टॉपिक हमने हेजिंग पढ़ना है। बहुत सारी अप्रोच आपको सीखने को मिलेंगी, मनी मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, इसके बाद करेंसी ऑप्शन, करेंसी फ्यूचर, हर टॉपिक के अंदर फर्दर कुछ कुछ डिस्कशन चलेगा। इसलिए आप पहले टॉपिक के नाम लिख लें। ठीक है सर, हमने लिख लिया। फर्स्ट वन इज द बेसिक, सेकंड वन इज द हेजिंग, और थर्ड दोस्तों, जब हमारा बेसिक खत्म होगा, हेजिंग खत्म होगा, तो थर्ड टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों, उसका नाम होगा क्रॉस रेट। हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले यह पता होना चाहिए कि कंप्लीट चैप्टर को खत्म करने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो क्रॉस रेट दोस्तों, जब ये क्रॉस रेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। शॉर्ट में से बोलते हैं IRPT, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं IRPT। इसके बाद जब दोस्तों मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, देन दोस्तों मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। PPT बोलते हैं इसे हम, PPT आप ध्यान से चेक कर लें, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। इसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर मेरा टॉपिक होगा, उसका नाम होगा आर्बिट्रेज गेन। आर्बिट्रेज गेन पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 में, और ये आर्बिट्रेज गेन हमने डेरिवेटिव में भी कंप्लीट किया था, एंड ऑप्शन फ्यूचर हर जगह हमने इस आर्बिट्रेज गेन को सीखा था दोस्तों। तो यहां भी पढ़ेंगे, आप टेंशन ना लें आर्बिट्रेज गेन क्या होता है। देन इसके बाद दोस्तों जब आर्बिट्रेज गेन खत्म हो जाएगा, तो टॉपिक नंबर 7 मैं आपको पढ़ाऊंगा
फॉरेक्स के अंदर टॉपिक नंबर 7 दोस्तों मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप ध्यान से देखना, मैं आपके लिख रहा हूं टॉपिक नंबर 7 करेंसी स्वैप। इंटरेस्ट रेट स्वैप हमने लास्ट में डिस्कस किया था, यहां पर हम डिस्कस करेंगे करेंसी स्वैप। और उसके बाद दोस्तों टॉपिक नंबर 8 हमारा होगा, टॉपिक नंबर 8 हमारा होगा कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि अगर हमने एक बार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उसे कैंसिल कैसे करेंगे, रीजन देखेंगे। बहुत सारी बातें हैं सर, आप टेंशन ना लें। इसके बाद टॉपिक नंबर 9, टॉपिक नंबर 9 होगा एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिखते जाएं, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस किए जाएंगे, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बाद 10th नंबर टॉपिक है रुपी रोल ओवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। रुपी रोल ओवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये रुपी रोल ओवर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है सीखेंगे सर, आप टेंशन ना लें। इसके बाद दोस्तों जब टॉपिक नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन 11 नंबर टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहां पर दोस्तों जिसका नाम है फॉरेन करेंसी अकाउंट, और फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर 3 अकाउंट होते हैं, नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो एंड लोरो अकाउंट। ये नॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, लोरो अकाउंट क्या है, कैसे ऑपरेट होते हैं, किस तरह की गाइडलाइंस है, सब यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई पर्सन आउटसाइड कंट्री अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको टॉपिक नंबर 11 में देखने को मिलेंगी। इसके बाद दोस्तों टॉपिक नंबर अगर 12 की मैं आपसे बात करूं, 12 नंबर टॉपिक, तो इसका नाम होगा सर, 12 नंबर टॉपिक का नाम है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, रिस्क के बारे में आपसे, एक्सपोजर के बारे में आपसे बात करनी है। 3 एक्सपोजर आपके स्टडी मटेरियल में दे रखे हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन कोमा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब रिस्क ही होता है दोस्तों, देखेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर जो आपको मेरे साथ दोस्तों डिस्कस करना है टॉपिक नंबर 12 के अंदर। देन इसके बाद दोस्तों टॉपिक नंबर 13 होगा जो आपके साथ डिस्कस होगा, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग का मतलब दोस्तों जो कैपिटल बजटिंग आपने इंटर में नॉर्मल पढ़ी है ना, एनपीवी निकालना, आईआरआर निकालना, तो अगर हम कोई प्रोजेक्ट आउटसाइड कंट्री इन्वॉल्व करते हैं, अगर कोई इंडिया का पर्सन आउटसाइड कंट्री में प्रोजेक्ट लगाता है
तो उस प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कैसे होगा, तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। इसके बाद टॉपिक नंबर 14 होगा इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट। इंटरनेशनल कैश मैनेजमेंट, ये दोस्तों आपको मेरे साथ चेक करना है, ये दोस्तों आपको मेरे साथ चेक करना है। 14 कर लें इसको, और टॉपिक नंबर सर 15 आप मिसलेनियस कर लें। टॉपिक नंबर 15 में आप दोस्तों मिसलेनियस कर लें। इसके बाद भी जब हम स्टडी मटेरियल को एनालाइज करेंगे, सीए को, सीएमए को, तो कोई अगर छोटा सा कंसेप्ट बचा रहेगा तो हम उसे भी दोस्तों आपके साथ कंप्लीट कर लेंगे। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी कंट्रोल से बाहर हो। तो अब दोस्तों जितने भी आपने सारे के सारे टॉपिक्स के नाम लिखे, एक एक करके मुझे आपको पढ़ाने हैं, और मान के चलो आप 18 to 20 क्लासेज लगेंगी। इसके लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े रहना, और धीरे धीरे आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। और आज मैं आपका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जिसका नाम है दोस्तों बेसिक। जिसका नाम है दोस्तों बेसिक। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, हर किसी का पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है। मेरा अपना एक सिंपल सा फंडा और लॉजिक है, जब तक कंसेप्ट क्लैरिटी ना हो तब तक आगे मूव ना करो। जब तक क्वेश्चनों से लड़ने के लिए आपके पास हथियार बिल्कुल मजबूत ना हो तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो मेरा तो अपना मानना है कि कंसेप्ट को इतने डिटेल में डिस्कस करो, कंसेप्ट को इस तरीके से बेस क्रिएट करो कि फर्दर जब हम एडवांस टॉपिक और क्वेश्चनों को सॉल्व करने जाएंगे तो कहीं पर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बेसिक टॉपिक के अंदर मैंने 8 से 10 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने हैं। इस बेसिक टॉपिक के अंदर 8 से 10 पॉइंट दोस्तों मुझे आपके साथ फॉरेक्स चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करने हैं। और मैं आपको बिल्कुल ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपने मेरे ये 8 से 10 बेसिक पॉइंट मन लगा के समझ लिए ना, अगर ये 8 या 10 पॉइंट आपको समझ आ गए दोस्तों, तो मैं आपको गारंटी देता हूं जितने भी फॉरेक्स के फर्दर टॉपिक हैं, किसी भी सिंगल टॉपिक में आपको लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बेसिक के ऊपर 100% आपका कंट्रोल होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इस बेसिक टॉपिक की शुरुआत करते हैं आज आपके साथ। देखो जी, इस बेसिक टॉपिक के अंदर आपसे बात करते हैं, धीरे धीरे इस फॉरेक्स चैप्टर से आपका परिचय करवाते हैं, आपको मिलवाते हैं। ध्यान से देखना सर, इस फॉरेक्स चैप्टर के बेसिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक बेसिक के अंदर है सर, ये मेन टॉपिक तो हो गया 1, अब फर्दर इसके सब टॉपिक चलते रहेंगे। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। मैं आपको बताता हूं, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेसिक में, वो बिल्कुल सिंपल सा फर्स्ट टॉपिक है, लेयर ऑफ फॉरेक्स मार्केट। लेयर ऑफ फॉरेक्स मार्केट, ये लेयर ऑफ फॉरेक्स मार्केट का क्या मतलब है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं, आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं। फर्स्ट बेसिक पॉइंट आपके साथ डिस्कस होने जा रहा है, और पॉइंट नंबर 1 है लेयर ऑफ फॉरेक्स मार्केट। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं,
सर मार्केट का सिंपल सा हिंदी मीनिंग पता क्या होता है? बाजार। दोस्तों मार्केट का सिंपल सा हिंदी मीनिंग होता है बाजार। और बाजार का मतलब, मार्केट का मतलब, बाजार या मार्केट का मतलब ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां पर किसी कमोडिटी के बहुत सारे बायर्स एंड बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल होंगे, उस जगह को हम मार्केट या बाजार बोलते हैं। अब हमें अपने इस फॉरेक्स चैप्टर के अंदर पढ़ना है फॉरेक्स मार्केट के बारे में, फॉरेक्स करेंसी मार्केट के बारे में। आपने दोस्तों अपनी रियल लाइफ में, बहुत ही बेसिक से उठाता हूं मैं चीजों को, आपके घर वाले दोस्तों आपको टाइम टू टाइम कुछ पैसे देकर वेजिटेबल परचेज करने को बोलते होंगे मार्केट से। तो आप वेजिटेबल परचेज करने के लिए कहां पर जाते हैं? कंप्यूटर मार्केट में या वेजिटेबल मार्केट में? तो आप वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं ना। और आपको पता होता है कि वेजिटेबल मार्केट में कौन सेलर है, किस कमोडिटी का है, और उससे अपनी पर्टिकुलर चीज परचेज कर लेते हैं। इसलिए फॉरेक्स मार्केट के अंदर करेंसी सेल परचेज की बात होगी। करेंसी का मतलब रुपीस, डॉलर, यूके का पाउंड, जापान वालों का जापानीज येन, सब धीरे धीरे बात होगी। तो जब इस पूरे की पूरे चैप्टर में करेंसी के सेल और परचेज से रिलेटेड बात होने वाली है, तो क्यों ना हम उस मार्केट को डिटेल में सीख लें। और ये जो वर्ड है दोस्तों लेयर, सर लेयर का मतलब होता है प्लेटफॉर्म। लेयर का मतलब होता है दोस्तों प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं, सुनो। सर इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मार्केट है, जितने भी बाजार हैं, चाहे वो वेजिटेबल मार्केट हो, चाहे वो आपकी क्लॉथ मार्केट हो, हर मार्केट के अंदर दोस्तों 2 लेयर पक्का होते हैं, कंफर्म होते हैं। 2 लेयर। लेयर का मतलब प्लेटफॉर्म, जहां पर कमोडिटी की ट्रेडिंग की जाती है, ट्रेडिंग, सेल, परचेज। हर नॉर्मल मार्केट में 2 लेयर पक्का होते हैं, वो आपको भी पता है। एक होता है रिटेल मार्केट, एक होता है होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट का मतलब शॉपकीपर ने कस्टमर को गुड्स सेल किया। होलसेल मार्केट का मतलब एक शॉपकीपर ने होलसेल मार्केट से गुड्स परचेज किया। जैसे वेजिटेबल का अगर मैं एग्जांपल लूं वेजिटेबल का, तो लक्ष्मी नगर का डीलर, दिल्ली के लक्ष्मी नगर का डीलर जब आजादपुर मंडी से वेजिटेबल परचेज करता होगा ना, तो वो एक होलसेल मार्केट है। और जब लक्ष्मी नगर का डीलर फर्दर कस्टमर को सेल करता होगा, तो वो दोस्तों एक रिटेल मार्केट है, रिटेल मार्केट। तो दुनिया की हर मार्केट में, हर बाजार में 2 लेयर कंफर्म होते हैं, एक रिटेल और एक होलसेल। सेम उसी तरीके से इस फॉरेक्स मार्केट में, इस करेंसी की भी मार्केट में कितने लेयर होंगे, ट्रेडिंग कैसे होगी, किसके बीच में होगी, वो आपको मेरे साथ दोस्तों डिस्कस करना है। पहले समझ लें, इसको ध्यान से समझ लें दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा टोटल इस मार्केट में 3 लेयर होंगे, 3 लेयर। कैसे, अभी आपसे बात करते हैं, अभी आपके साथ दोस्तों डिस्कस करते हैं। आप ध्यान से समझना, ध्यान से आप समझना दोस्तों। अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लेयर ऑफ फॉरेक्स मार्केट के बारे में। ध्यान से देखिए आप।
सर फॉरेक्स मार्केट की अगर मैं बात करूं तो टोटल 3 लेयर होंगे, 3 लेयर। कैसे, जरा बात करते हैं। देखो दोस्तों, लेयर ऑफ फॉरेक्स मार्केट, हम आपके साथ लेयर 3 पे बात करेंगे और देन उसके बाद धीरे धीरे लेयर 2 पे एंड लेयर 1 पे चले जाएंगे। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, बात बहुत सिंपल है। कोई भी वेजिटेबल मार्केट हो, कोई भी फ्रूट मार्केट हो या कोई भी एनी अदर मार्केट हो, 2 लेयर तो कंफर्म होते हैं। फर्स्ट लेयर रिटेल मार्केट, सेकंड लेयर आपको पता होना चाहिए, सेकंड लेयर दैट इज ए होलसेल मार्केट। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों फॉरेक्स मार्केट के बारे में। फॉरेक्स मार्केट का मतलब करेंसी की ट्रेडिंग आपको सिखानी है। तो दोस्तों करेंसी की ट्रेडिंग तभी आपको समझ आएगी जब आप फॉरेक्स मार्केट की नॉलेज आपको सीखनी होगी। और फॉरेक्स मार्केट की नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो टोटल 3 लेयर होंगे, 3 लेयर। फर्स्ट लेयर आपके साथ डिस्कस करता हूं, ध्यान से देखना। लेयर 3 देखो दोस्तों, ध्यान से आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे लेयर 3 के बारे में। आप ध्यान से देखें, लेयर 3 नॉर्मल मार्केट में से रिटेल मार्केट कहते हैं, लेकिन फॉरेक्स थोड़े प्रोफेशनल की मार्केट्स है। ये नॉर्मल कोई वेजिटेबल नहीं है, इसलिए ध्यान से देखना। सर लेयर 3 पे क्या होगा आपको बताता हूं। सर लेयर 3 पे जो ट्रेडिंग होगी ना, लेयर 3 पे वो होगी एपी टू कस्टमर। एपी टू कस्टमर्स, ये एपी कौन है जी? सर एपी का मतलब ऑथराइज पर्सन, मतलब इंडिया के अंदर करेंसी को सेल परचेज करने की परमिशन एपी के पास है। एपी के पास, एपी का मतलब ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन का मतलब सर आप लॉ के अंदर एक एक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है फेमा एक्ट। फेमा एक्ट 1999। और उस एक्ट के अंदर पर्टिकुलर सेक्शन में बोला गया है कि इंडिया के अंदर अगर किसी को भी करेंसी की सेल परचेज करनी है, इंडिया के अंदर अगर किसी को भी करेंसी का डीलर बनना है, तो करेंसी का डीलर बनने के लिए उसे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। करेंसी का डीलर बनने के लिए उसे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। अपने आप को आरबीआई के यहां रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और जब हम रजिस्टर्ड करवाते हैं दोस्तों, तो उस पर्सन को बोला जाता है एपी। एपी का मतलब ऑथराइज पर्सन। ऑथराइज पर्सन का मतलब वो पर्सन जिसे आरबीआई ने परमिशन दे दी है, जिसे आरबीआई ने परमिशन दे दी है करेंसी में डील करने के लिए। और ये कस्टमर कौन है? सर मान लो कोई पर्सन इंडिया का है, कोई पर्सन मान लो इंडिया का है दोस्तों। अगर उसने यूएसए से कोई गुड्स परचेज किया $10,000 का, अब यूएसए से गुड्स परचेज हुआ, अब उसकी पेमेंट करनी है डॉलर में, अब इंडिया के घर में अगर आप चेक करोगे, इंडिया के पर्सन के घर में अगर आप चेक करोगे तो इंडिया के पर्सन के घर में जितनी भी अलमीरा आप चेक करोगे, आपको डॉलर नहीं मिलेगा, आपको रुपीस मिलेगा, रुपया। तो दोस्तों आपको खुद समझ आ जाना चाहिए कि अगर कोई इंडिया का पर्सन यूएसए से गुड्स परचेज करता है, तो डॉलर में पेमेंट करने से पहले उसे अपनी जेब में से रुपीस निकालने होंगे और उस रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करवाने के लिए ऑथराइज पर्सन के पास जाना होगा। और ऑथराइज पर्सन कौन है?
ऑथराइज पर्सन वो है दोस्तों जिसे आरबीआई ने करेंसी में डील करने के लिए ऑथराइज कर दिया है, परमिट कर दिया है। और मैं आपको बता दूं हमारे इंडिया में ऑथराइज पर्सन 90% से ज्यादा बैंक ही है। बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंकिंग सर्विसेज के साथ साथ करेंसी के सेल परचेज की सर्विसेज भी अवेलेबल करवाते हैं। कैसे होगी डीलिंग वो बात की बात है, लेकिन पहले मैं ये बता रहा हूं कि जो लेयर 3 है ना, लेयर 3, उस लेयर 3 में दो के बीच में डीलिंग होती है। फर्स्ट वन इज द ऑथराइज पर्सन, सेकंड वन इज द कस्टमर। और ये कस्टमर वो होगा या तो ये इंपोर्टर होगा या फिर ये एक्सपोर्टर होगा। धीरे धीरे बात करेंगे, घबराओ नहीं। अब दोस्तों हमारे इंडिया में 90% से अबव डीलर बैंक है, बैंक। इसलिए मैं यहां पर बैंक भी लिख देता हूं। मैं यहां पर डायरेक्टली बैंक भी लिख देता हूं कि बैंक टू कस्टमर के बीच में डीलिंग होती है। मैं यहां पर दोस्तों बैंक भी लिख देता हूं कि डीलिंग बैंक और कस्टमर के बीच में होती है। दोस्तों बहुत बढ़िया, आप ध्यान से देखो जी, ध्यान से। लेयर 3 एपी टू कस्टमर, बैंक टू कस्टमर। अब बैंक एक तरीके से डीलर भी है, डीलर। ऑथराइज पर्सन एक तरीके से डीलर भी है। वेजिटेबल मार्केट की बात करो, लक्ष्मी नगर के डीलर ने लक्ष्मी नगर के कस्टमर को गुड्स सेल परचेज आपस में किया तो हम कहेंगे ये रिटेल मार्केट है। रिटेल मार्केट नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन दोस्तों फॉरेक्स एक टेक्निकल और प्रोफेशनल मार्केट है। इसलिए मैं पूरे की पूरे फॉरेक्स चैप्टर में इस लेयर को रिटेल मार्केट नहीं बोलूंगा। मैं पूरे की पूरे चैप्टर में इस लेयर को दोस्तों मर्चेंट मार्केट बोलूंगा, मर्चेंट मार्केट। मर्चेंट मार्केट। मैं दोस्तों इस लेयर को बोलूंगा मर्चेंट मार्केट। मर्चेंट मार्केट का मतलब फॉरेक्स की ऐसा लेयर, फॉरेक्स मार्केट का ऐसा लेयर जहां पर करेंसी की ट्रेडिंग बैंक और कस्टमर के बीच में होती है, डीलर और कस्टमर के बीच में होती है। और दोस्तों एक बात और सुन लो, इस लेयर में करेंसी को सेल परचेज करने के लिए, करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए कोई ना कोई रेट भी तो लगेगी, रेट। तो मैं आपको दोस्तों बताता हूं, लेयर 3 में एपी और कस्टमर के बीच में जो डीलिंग होती है, करेंसी का जो एक्सचेंज होता है, उसके लिए जो रेट अप्लाई होती है ना, रेट, दोस्तों उस रेट को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। तो नॉर्मल है, लेकिन उस रेट का जो पर्टिकुलर नेम है हम उसे बोलते हैं मर्चेंट रेट। हम उसे दोस्तों बोलते हैं मर्चेंट रेट। ध्यान से आपको देखना है लेयर 3 के बारे में, जहां पर डीलर और कस्टमर के बीच में करेंसी का एक्सचेंज हो रहा है। कस्टमर ने रुपीस दिए बदले में डॉलर ले लिए, या कस्टमर ने डॉलर दिए बदले में रुपीस ले लिए। वो कैसे होता है बात की बात है, लेकिन पहले आप ये समझो कि लेयर 3 में जो करेंसी का एक्सचेंज होगा, वो डीलर और कस्टमर के बीच में होगा। और जिस रेट पे होगा उस रेट को दोस्तों हम बोलते हैं मर्चेंट रेट। और इस मार्केट का नाम होता है दोस्तों मर्चेंट मार्केट। अब आगे की बात ध्यान से देखें, मैं लेयर 2 पे आता हूं। मैं दोस्तों लेयर 2 पे आता हूं। लेयर 2 पे
सर लेयर 2, ध्यान से देखना, नॉर्मल मार्केट में जो लेयर 2 होता है ना, नॉर्मल मार्केट में जो लेयर 2 होता है, वो लेयर 2 दोस्तों नॉर्मल मार्केट की अगर मैं बात करूं होलसेल मार्केट कहलाती है। अगर मैं नॉर्मल मार्केट की बात करूं तो होलसेल मार्केट कहलाती है। लेकिन लेयर 2, यहां पर आप मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर लेयर 2 जो है ना वो डीलिंग होगी एपी टू एपी, और दोस्तों मैं इसे बैंक टू बैंक भी बोलता हूं। ऑथराइज पर्सन टू ऑथराइज पर्सन, बैंक टू बैंक। बैंक टू बैंक का मतलब, मैं बैंक इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 90% से ज्यादा इंडिया में सारे की सारे फॉरेक्स डीलर बैंक ही है, बैंक ही है। इसलिए सेकंड लेयर पे जो करेंसी का एक्सचेंज है, करेंसी का एक्सचेंज, वो बैंक टू बैंक मैंने मेंशन किया। और बैंक टू बैंक का मतलब, बैंक टू बैंक का मतलब दो डीलर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है, दो डीलर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है दोस्तों। और मेरी बात सुनो ध्यान से, नॉर्मल में इसे बोलते हैं होलसेल मार्केट, लेकिन फॉरेक्स के अंदर इसे बोला जाता है दोस्तों इंटर बैंक मार्केट। इंटर बैंक मार्केट, क्योंकि यहां पर जो डीलिंग होती है वो डीलर और बैंक के बीच में होती है। और एक बात मेरी और सुनो, मान लो मैं लक्ष्मी नगर का डीलर हूं, मान लो मैं लक्ष्मी नगर का डीलर हूं, मेरे पास कोई कस्टमर आया डॉलर परचेज करने, लेकिन मान लो मेरे पास डॉलर नहीं है इस समय, तो क्या मैं कस्टमर को जाने दूंगा? नहीं, किसी दूसरे डीलर से कांटेक्ट करूंगा। और एक डीलर जब दूसरे डीलर को कांटेक्ट करेगा और वहां पर जो करेंसी का एक्सचेंज होगा, उस मार्केट को बोलेंगे इंटर बैंक मार्केट, उस मार्केट को बोलेंगे इंटर बैंक मार्केट। और एक दूसरी बात सुन लो, जिस रेट पे ये एक्सचेंज होगा, जिस रेट पे ये एक्सचेंज होगा, उस रेट का नाम होगा आईबी रेट। आईबी रेट का मतलब इंटर बैंक रेट, आईबी रेट। आईबी रेट का मतलब इंटर बैंक रेट, इंटर बैंक रेट। और मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनना ध्यान से इंटर बैंक रेट के बारे में। ये जो मर्चेंट रेट है और ये जो इंटर बैंक रेट है, दोनों अलग अलग होंगी, अलग अलग। क्यों? क्योंकि इंटर बैंक एक होलसेल प्राइस है, मर्चेंट बैंक वाला जो मर्चेंट रेट है वो एक रिटेल है। और आपको बता दूं, मर्चेंट रेट इंटर बैंक रेट से डिफरेंट पता क्यों होगी? क्योंकि मर्चेंट रेट के अंदर ये जो मर्चेंट बैंक है ना, मर्चेंट बैंक जो कस्टमर के साथ डील कर रहा है, इसका मार्जिन एडजस्ट होगा, इसका मार्जिन, इसका अपना प्रॉफिट एडजस्ट होगा। और दोनों रेट डिफरेंट होंगी, दोनों रेट डिफरेंट होंगी, ध्यान से आपको देखना है। और ये तो होगी नॉर्मल। और एक बात और सुनो, मैं आपको बताता हूं, फॉरेक्स के अंदर करेंसी की ट्रेडिंग होगी, करेंसी की। करेंसी का मतलब एक हाथ से मैंने रुपीस दिए, बदले में डॉलर लिए। अब मान लो मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने यूएसए से $10,000 का गुड्स इंपोर्ट किया, मैंने यूएसए से $10,000 का गुड्स इंपोर्ट किया, तो मुझे उसकी पेमेंट करनी है। तो मैं इंडिया का पर्सन अपने घर से रुपीस निकालूंगा और मर्चेंट बैंक को बोलूंगा मेरे से रुपीस ले लो, बदले में डॉलर दे दो। अब दूसरी बात, मान लो मैंने जापान से सामान खरीदा, तो मैंने अपने घर से रुपीस दिए, मर्चेंट बैंक ने जापानीज येन दे दिए। अब देखो,
डॉलर भी एक करेंसी है, रुपीस भी एक करेंसी है, जापानीज येन भी एक करेंसी है। हर करेंसी और मनी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब मान लो डीलर के पास डॉलर नहीं है तो वो कस्टमर को जाने नहीं देगा, वो दूसरे डीलर से कांटेक्ट करके जिसके पास डॉलर अवेलेबल है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। और जब डीलर टू डीलर करेंसी का एक्सचेंज होगा उसे कहते हैं आईबी रेट, इंटरबैंक रेट, इंटरबैंक मार्केट। और जिस रेट पे एक्सचेंज होगा उसका नाम होगा आईबी रेट, इंटरबैंक रेट। यह आपको बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों। अब दुनिया की कितनी भी मार्केट हो, दुनिया की कितनी भी मार्केट हो, हर मार्केट में 2 लेयर पक्का होते हैं, यहां भी हैं। लेकिन ये जो करेंसी है ना, करेंसी ये कोई नॉर्मल कमोडिटी नहीं है। हमारी जो करेंसी है रुपीस, ये हमारे इंडिया की इमेज को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करती है, पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करती है। कल को अगर रुपीस की वैल्यू गिर जाती है तो देश में नारे लगने लगते हैं, मोदी गवर्नमेंट हाय हाय, मोदी गवर्नमेंट हाय हाय। और यही अगर करेंसी हमारी रुपीस स्ट्रोंग हो जाती है तो गवर्नमेंट की तारीफें होने लगती हैं, तारीफें होने लगती हैं। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब यह दोस्तों, इस करेंसी को कंट्रोल करने के लिए, कहने का मतलब यह दोस्तों, इस करेंसी को कंट्रोल करने के लिए हर कंट्री में एक लेयर 1 भी अवेलेबल होता है, लेयर 1। और वो लेयर 1 नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में ट्रेड नहीं करता, एक्सचेंज नहीं करता। लेकिन अगर उसे लग रहा है कि रुपीस की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, रुपीस की डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हमें यहां पर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तो वो मार्केट में इन्वॉल्व होता है। कैसे? मैं आपसे बात करता हूं दोस्तों, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लेयर 1, और दोस्तों हमारे इंडिया में रुपीस को कंट्रोल करने के लिए जो अथॉरिटी है ना, अथॉरिटी वो आरबीआई के पास है। आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा सर, इसका मतलब लेयर 1 पे जो डीलिंग होती है वो होती है आरबीआई टू बैंक। आरबीआई टू बैंक का मतलब एपी। नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आरबीआई डील नहीं करता, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में आरबीआई डील नहीं करता। लेकिन जब आरबीआई को लगता है कि रुपीस की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमें सेल परचेज जरूरी है करेंसी की, तो उस केस में आरबीआई करेंसी की ट्रेडिंग करता है एपी के साथ मिलके। और एक बात बताता हूं, आरबीआई फॉरेक्स मार्केट का रेगुलेटर भी है, रेगुलेटर भी। और साथ के साथ एक बात और सुन लो, हमारे इंडिया में आरबीआई को सपोर्ट करने वाली एक एसोसिएशन है जिसका नाम है फिडाई। फिडाई, फिडाई की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
फिडाई की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब आरबीआई तो बैंकों को भी कंट्रोल करता है, एनबीएफसी को भी कंट्रोल करता है, और भी आरबीआई के बाद बहुत सारे काम है, लेकिन मेन रेगुलेटर फॉरेक्स का आरबीआई ही है। लेकिन रूल एंड रेगुलेशन बनाने में एक बॉडी है जो हेल्प करती है, उसका नाम है फिडाई। फिडाई का मतलब फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो आपको बड़े ध्यान से मेरे साथ चेक करना है। अब दूसरी बात, एग्जाम के अंदर जो फॉरेक्स चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, एग्जाम के अंदर जो फॉरेक्स चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता दूं, 90% लेयर 3 पर आएंगे, 90% लेयर 3 पर आएंगे, और 10% दोस्तों लेयर 2 के क्वेश्चन आते हैं। 10% एग्जाम में दोस्तों लेयर 2 के क्वेश्चन आते हैं। और जब फॉरेक्स में लेयर 2 के ऊपर क्वेश्चन आता है तो यह माना जाता है कि थोड़ा पेपर टफ आया है, यह माना जाता है दोस्तों पेपर थोड़ा टफ आया है। टेंशन ना लो सर, एक एक चीज डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लेना। शुरू से लेके लास्ट तक अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, 100% कह सकता हूं गारंटी के साथ, कोई भी ऐसा टॉपिक और कंसेप्ट नहीं होगा जो आपको समझना आए। और एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो दोस्तों, आपने टोटल टॉपिक लिखे थे ना अभी, टोटल टॉपिक आपने 15 लिखे थे, एक और याद आ गया, लिख लो इंटर बैंक मार्केट। कुछ भी छोड़ना नहीं है, इंटर बैंक मार्केट टॉपिक नंबर 16। तो दोस्तों मुझे टोटल 16 टॉपिक पढ़ने हैं, और पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर चुका हूं आपके साथ, जिसका नाम है बेसिक। पहला टॉपिक मैं आपके साथ शुरू कर चुका हूं जिसका नाम है बेसिक। और दोस्तों बेसिक के अंदर भी आपको मैं बता दूं, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कराया है जिसका नाम है लेयर ऑफ फॉरेक्स मार्केट। लेयर ऑफ फॉरेक्स मार्केट का मतलब फॉरेक्स मार्केट के अंदर किस किस लेवल पे ट्रेडिंग होती है, किस किस के बीच में ट्रेडिंग होती है करेंसी की, ये आपको समझना है। अब इसके बाद दोस्तों, अब इसके बाद बेसिक का पॉइंट नंबर 2। अब इसके बाद बेसिक का पॉइंट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। 2 क्लास लगेंगी मेरे को पूरा बेसिक कंप्लीट करने में, और मैं बताता हूं अगर आपने बेसिक सही तरीके से कंप्लीट कर लिया, 50% चैप्टर खत्म है। ये 50% चैप्टर पे आपका कंट्रोल होगा। 100% चैलेंज और गारंटी के साथ कह रहा हूं सर, बस 2 क्लासें फॉरेक्स की अटेंड कर लो, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस और कंट्रोल आ जाएगा इस चैप्टर पे। वेट करो और देखो क्या वाकई में चीजें सही हैं या नहीं। अब बेसिक का पॉइंट नंबर 2, बेसिक का पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, और दोस्तों बेसिक के पॉइंट नंबर 2 की जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्सचेंज रेट। बेसिक का पॉइंट नंबर 2 मैं वर्ड लिख रहा हूं एक्सचेंज रेट। क्या होती है एक्सचेंज रेट? आराम से, बिल्कुल बड़े आराम से सीखेंगे आप, टेंशन ना लो। एक्सचेंज रेट देखो जी, इट इज अ रिलेशनशिप, और अपना एक ही मानना है जी, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा कि मैं बोल बोल के समझाता जाऊं और आप समझते जाएं।
1 महीने 2 महीने 6 महीने के बाद भूल जाएं। ना सर ना, जितना मैं नोट डाउन कर रहा हूं सब आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो। आपकी कॉपी आपका सच्चा साथी है। मैं बार बार बोलता हूं, मेरी आपको बोली हुई बातें हो सकता है अगले 2 दिन 1 दिन तक याद रहें, लेकिन कॉपी आपके साथ, रजिस्टर आपका आपके साथ परमानेंट रहेगा। इसलिए हर चीज नोट डाउन करें। अब आ जाओ जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट? तो मैं आपको बताता हूं एक्सचेंज रेट क्या होती है। तो एक्सचेंज रेट के बारे में लिखो मेरे साथ। इट इज द रिलेशनशिप, इट इज द रिलेशनशिप it is the relationship in between, it is the relationship in between currency of two countries. It is the relationship in between currency of टू कंट्रीज। एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट एक रिलेशनशिप है इन बिटवीन करेंसी ऑफ टू कंट्रीज। दीज करेंसी में भी, सर आपको हर करेंसी के नाम पता होने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना सर, आपको बस ये पता होना चाहिए एक है फॉरेन करेंसी, एक है होम करेंसी। देखेंगे कैसे चीजें मूव करेंगी। लेकिन अगर आपको सब करेंसी के नाम नहीं भी पता, मुझे भी नहीं पता जी, बहुत सारे वर्ल्ड हैं, छोटी छोटी कंट्री हैं, हम सबकी करेंसी का पता नहीं रख सकते, लेकिन मोस्ट पॉपुलर करेंसी का पता हम रख सकते हैं जिसके अंदर वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम सेल परचेज होती है, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम है। तो दीज करेंसी में भी नंबर 1 डॉलर। डॉलर यूएसए की करेंसी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। रुपीस इंडिया की करेंसी है। इसके बाद जेपीवाई, जेपीवाई का मतलब जापानीज येन, जापान वालों की करेंसी है। ऐसे ही एक और पॉपुलर करेंसी है जिसके ऊपर मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाउंड, यूके वालों की करेंसी है। तो आपको घबराना नहीं है, कोई भी करेंसी आ जाए एग्जाम में, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपने आप चीजें आपकी क्लियर होंगी। मैं आपको बताता हूं। तो एक्सचेंज रेट क्या है दोस्तों? एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करूं, एक्सचेंज रेट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन, एक्सचेंज रेट इट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन करेंसी ऑफ टू कंट्रीज। दो कंट्री की करेंसी के बीच में जो रिलेशन होगा उसको शो किया जाएगा, उसे कोट किया जाएगा एक्सचेंज रेट के माध्यम से, एक्सचेंज रेट। और उसके बाद देखना फर्दर exchange rate, further exchange rate means a rate on which we convert one currency, we convert one currency into another currency।
फर्दर एक्सचेंज रेट मीन्स ए रेट ऑन विच वी कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो भी एक्सचेंज रेट होगी, ईआर का मतलब एक्सचेंज रेट, वो हमेशा दो करेंसी के बीच में होगी। एक साथ 3 नहीं होगी, एक साथ 4 नहीं होगी, हमेशा 2 के बीच में ही होगी। ऑलवेज इन बिटवीन टू करेंसी। ऑलवेज इन बिटवीन टू करेंसीज। ठीक है जी, ऑलवेज इन बिटवीन टू करेंसीज। अब वो पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की कोई भी करेंसी हो सकती है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे कंसेप्ट से मतलब है। मुझे दोस्तों कंसेप्ट से मतलब है कि एक्सचेंज रेट जो हमेशा दो करेंसी के बीच में होगी, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू फर्दर फॉरेक्स चैप्टर, उन दो करेंसी में हमें क्या समझना है, तो मैं आपको बताऊंगा। नंबर वन, एक को हम बोलेंगे हमेशा वन अमाउंट अटैच्ड करेंसी। वन अमाउंट अटैच्ड करेंसी। वन अमाउंट अटैच्ड करेंसी का मतलब एक करेंसी ऐसी होगी जिसके साथ वन अमाउंट अटैच्ड होगा, वन अमाउंट। तो जो करेंसी एक्सचेंज रेट में वन अमाउंट अटैच्ड करेंसी है ना, वन अमाउंट अटैच्ड करेंसी, वो करेंसी उस एक्सचेंज रेट में कमोडिटी कहलाएगी। कमोडिटी, वो करेंसी एक्सचेंज रेट में दोस्तों कमोडिटी कहलाएगी। देखो सर, मैं आपको बताता हूं, इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो एक्सचेंज रेट गिवन है उसके अंदर यह पता लगाना कि कौन सी करेंसी खरीदी जा रही है और कौन सी करेंसी बेची जा रही है, और उसका प्राइस क्या है, उसका प्राइस क्या है। अब मेरी बात सुनो, हम वेजिटेबल मार्केट में गए, सामने एक सेलर बैठा है, पूरा टोकरा लगा के, उस टोकरे में, उस बास्केट में ओनियन पोटैटो रखे हुए हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है ₹10 पर केजी, ₹20 पर केजी। हां सर, मुझे भी प्राइस ध्यान है। इस लॉकडाउन में बीवी के कहने पे बहुत वेजिटेबल परचेज करी है हमने भी जा जाके सर, इसलिए प्राइस थोड़ा लॉकडाउन में हमें याद हो गया सर। अब मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस पे आते हैं सर। वेजिटेबल मार्केट में कमोडिटी और उसके प्राइस को समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल मार्केट में कमोडिटी एकदम अलग से दिखती है, उसका प्राइस अलग से दिखता है। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में प्रॉब्लम क्या है? एक्सचेंज रेट के अंदर दोनों की दोनों करेंसी ही है। करेंसी के बदले में करेंसी, एक करेंसी दो, दूसरी करेंसी लो, करेंसी के बदले में करेंसी। इसलिए यह पहचानना बहुत जरूरी है कि गिवन एक्सचेंज रेट में किस करेंसी की ट्रेडिंग हो रही है, कौन सी करेंसी कमोडिटी है। तो पहचान बहुत सिंपल है, पहचान बहुत सिंपल है। और पहचान क्या है जी? अगर एक्सचेंज रेट में जिस भी करेंसी के साथ वन अमाउंट अटैच होगा, वन अटैच होगा एक्सचेंज रेट में, वो करेंसी कमोडिटी कहलाएगी, कमोडिटी। इसका मतलब गिवन एक्सचेंज रेट में दोनों पार्टी
एक पार्टी उसको खरीद रही होगी, दूसरी पार्टी उसको बेच रही होगी, वो कमोडिटी कहलाएगी। अच्छा सर, दूसरी कौन सी होगी? दूसरी होगी फ्यू अमाउंट अटैच्ड करेंसी। फ्यू अमाउंट अटैच्ड करेंसी। और दोस्तों, जो फ्यू अमाउंट अटैच्ड करेंसी होगी, जैसे 50, 60, 1 नहीं होगा, मतलब 1 नहीं होगा। तो अगर फ्यू अमाउंट अटैच्ड करेंसी होगी ना, तो मैं उसको बोलूंगा प्राइस है, वो प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर के लिए कि गिवन क्वेश्चन की एक्सचेंज रेट में किस करेंसी की ट्रेडिंग हो रही है और किस प्राइस पे हो रही है, ये समझना जरूरी है। तो कमोडिटी वो होगी जिसके साथ 1 अटैच होगा, प्राइस वो होगा जिसके साथ फ्यू अमाउंट अटैच होगा। अभी बताता हूं ध्यान से, अभी बताता हूं ध्यान से, अभी बताता हूं ध्यान से। फर्दर ध्यान से सुन लो, ध्यान से। फर्दर ध्यान से ये बातें हैं कि एक्सचेंज रेट जब भी होगी ना, एक्सचेंज रेट जब भी होगी, वो 2 तरीके से कोटेड होगी, 2 तरीके से। एक होगी वन वे कोट, एक होगी दोस्तों वन वे कोट, वन वे कोट, और एक होगी 2 वे कोट। क्या होती है अभी बताता हूं, लेकिन पहली बात एक समझ लो, कोई भी एक्सचेंज रेट होगी ना, कोई भी, पहले एक नोट से समझ लो, एक नोट से समझ लो। द एक्सचेंज रेट आर ऑलवेज कोटेड बाय बैंक। हमेशा एक्सचेंज रेट बैंक के द्वारा कोट की जाती है। आप किसी बैंक में जाओगे, वहां पर एक्सचेंज रेट का बोर्ड लगा होगा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होती रहेगी एक्सचेंज रेट। तो उस एक्सचेंज रेट को देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन कमोडिटी और कौन प्राइस? तो कमोडिटी जिसके साथ 1 अटैच होगा, प्राइस जिसके साथ फ्यू अमाउंट अटैच होगा। अब इसके बाद ये 1 वे कोड क्या होता है ये सीखो। ये 1 वे कोड क्या होता है ये सीखो। जैसे लिखा हुआ है $1 इक्वल टू ₹50, $1 इक्वल टू ₹50। तो 1 वे कोड का मतलब, 1 वे कोड का मतलब जहां पर एक प्राइस है, एक प्राइस, वही बाइंग है, वही सेलिंग है। इसका क्या मतलब है बताता हूं। देखो ये एक्सचेंज रेट हमेशा बैंक कोट करता है, बैंक, इसलिए इट मीन्स द बैंक विल परचेज, इट मीन्स द बैंक विल परचेज, इट मीन्स द बैंक विल परचेज and sell and sell $1 at ₹50। इसका मतलब ये होता है, 1 वे कोड का ये मतलब होता है कि 1 अमाउंट अटैच करेंसी का बाइंग और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा। ये केवल थ्योरेटिकल के लिए आपको समझा रहा हूं। 1 वे कोड, 1 वे कोड का मतलब जहां पर बाइंग और सेलिंग दोनों सेम है, सेम। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा वो देखो। उसे बोलते हैं दोस्तों
टू वे कोट। टू वे कोट का मतलब देखो जैसे लिखा हुआ है $1 इक्वल टू ₹50 और 52 मान लो, ये लिखा हुआ है। टू वे कोट का क्या मतलब है? पहली बात, वन अमाउंट अटैच करेंसी हमेशा कमोडिटी होगी। वन अमाउंट अटैच करेंसी हमेशा कमोडिटी होगी और फ्यू अमाउंट अटैच करेंसी हमेशा उसका प्राइस होगी। वन वे कोट में प्राइस एक होता है, टू वे कोट में प्राइस दो होते हैं, प्राइस दो। और एक्सचेंज रेट कोई भी हो वो बैंक कोट करता है, बैंक। ये बैंक ने कोट कर रखी है $1 इक्वल टू 50 और 52। इसका मतलब बताता हूं आपको, इसे बोलते हैं बिड रेट। इसे बोलते हैं बिड रेट, परचेजिंग रेट। अब बिड रेट किसकी? कस्टमर की, बैंक की। सर ये एक्सचेंज रेट बैंक के द्वारा कोटेड है, इसलिए ये बैंक की बिड प्राइस है, बैंक का बिड प्राइस है। बैंक चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं $1 को 50 में खरीदूंगा, $1 को 50 में खरीदूंगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं, अभी तो वैसे डॉलर 75 के आसपास है, समझाने के लिए $1 50 में खरीदूंगा, ये बैंक बोल रहा है, बैंक। अच्छा सर बैंक बोल रहा है? हां जी, ये बैंक बोल रहा है। इसका मतलब ये एक्सचेंज रेट जो बैंक के द्वारा कोटेड है, ये बैंक के एंगल से इंटरप्रेटेड होगी और इसे बोलते हैं आस्क रेट। इसे बोलते हैं आस्क रेट। दैट इज ए सेलिंग रेट। और ये सेलिंग रेट किसकी? बैंक की। बैंक $1 को 52 में बेचेगा। इसका क्या मतलब है बता देता हूं। इट मीन्स, क्योंकि एक्सचेंज रेट बैंक के द्वारा कोटेड होती है, इसलिए ये बैंक के एंगल से रेट है। इट मीन्स द बैंक, इट मीन्स द बैंक इट मीन्स द बैंक विल परचेज, द बैंक विल परचेज, बैंक बैंक बैंक। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूं? क्योंकि ये रेट बैंक के द्वारा कोटेड है। और अभी बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर, बैंक जिस रेट पे बाय करेगा ना, कस्टमर उसी रेट पे सेल करेगा। बैंक जिस रेट पे बाय करेगा वो कस्टमर की सेलिंग रेट कहलाएगी। कंफ्यूज ना होना, किसी के लिए बाइंग है तो किसी के लिए सेलिंग भी तो होगी, कंफ्यूज ना होना। अभी आप बस ये सोचो, हमेशा हमेशा बैंक के एंगल से सोचना है, हमेशा हमेशा बैंक के एंगल से बात करनी है। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट बैंक के द्वारा कोटेड होती है। अगर मैं बोलूं बिड रेट तो वो बैंक की, अगर मैं बोलूं आस्क रेट तो वो बैंक की, क्योंकि ये रेट बैंक के द्वारा कोटेड है दोस्तों। अच्छा सर जरा लिखवाओ इस बात को, अभी लिखो जी। इट मीन्स द बैंक विल परचेज, इट मीन्स द बैंक विल परचेज, इट मीन्स द बैंक विल परचेज $1 at ₹50 and sell $1 at ₹52 at ₹52 दोस्तों। ये बात हमेशा दिमाग में रखना, बैंक के एंगल से। द बैंक विल परचेज $1 at ₹50 and sell $1 at ₹52 दोस्तों।
अब और सीखो ध्यान ध्यान से, बिल्कुल आराम से। अब बैंक का मार्जिन क्या होगा? बैंक का मार्जिन देखो, मतलब डीलर का मार्जिन क्या होगा? तो डीलर का मार्जिन होगा आस्क माइनस बिड डिवाइड बाय बिड इंटू 100। तो 52 माइनस 50, क्योंकि 50 पे परचेज करते हो, 52 पे सेल करते हो। ये देखो जी, ये देखो जी, 52 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू में 100, 4% आ गया। दैट इज ए बैंक का मार्जिन। ये आपको ध्यान से देखना है। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि हमेशा सोचना बैंक के एंगल से है, क्योंकि रेट बैंक के द्वारा कोटेड होती है, एक्सचेंज रेट बैंक के द्वारा कोटेड होती है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, 2011 में मैं सीए बना था, तब से मैं जब से ये पढ़ा रहा हूं, एक ही बात मैंने देखी है कि स्टूडेंट मैक्सिमम परेशान रहते हैं कि क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम के अंदर बाइंग रेट से सोल्व होगा क्वेश्चन या सेलिंग रेट से सोल्व होगा। ये परेशान रहते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, अभी बेसिक बाकी है मेरा, ध्यान से देखना। और सुनो, ये जो टू वे कोट है ना, टू वे कोट, इस टू वे कोट का मतलब बैंक वन अमाउंट अटैच करेंसी को, बैंक वन अमाउंट अटैच करेंसी को लो रेट पे बाय करेगा, हाई रेट पे सेल करेगा। ये बैंक करेगा, बैंक। रेट आगे पीछे भी लिखी हो, 52 पहले लिखा हो, 50 बाद में लिखा हो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। हमेशा ये बात आपको देखनी है, द बैंक always purchase one amount attached currency at lower rate and sell at हायर रेट। दोस्तों ये आपको बड़े ध्यान से चेक करना है। द बैंक ऑलवेज परचेज वन अमाउंट अटैच करेंसी एट लोअर रेट एंड सेल एट हायर रेट। ध्यान से सर, ध्यान से। पूरे फॉरेक्स चैप्टर में स्टूडेंट्स बस परेशान रहते हैं कि रेट क्या लगेगी, बाइंग लगेगी या सेलिंग लगेगी। इसके लिए दोस्तों परेशान रहते हैं। मैं आपको बताता हूं, बेसिक का पॉइंट नंबर 1 था लेयर ऑफ फॉरेक्स मार्केट, बेसिक का पॉइंट नंबर 2 था एक्सचेंज रेट। अब बेसिक का पॉइंट नंबर 3, बेसिक का पॉइंट नंबर 3, बेसिक का पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज्यादा MMI है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपने ये बेसिक का पॉइंट नंबर 3 समझ लिया ना, समझ लो चैप्टर आपके कंट्रोल में है। रेट अप्लाई करना ही अगर आपने समझ लिया तो समझ लो चैप्टर आपके कंट्रोल में है। तो बेसिक का पॉइंट नंबर 3, बेसिक का पॉइंट नंबर 3, हाउ टू अप्लाई exchange rate, how to apply exchange rate
इन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, मतलब लेयर 3 की बात कर रहा हूं, मतलब दोस्तों लेयर 3 की बात कर रहा हूं, लेयर 3 की। हाउ टू अप्लाई एक्सचेंज रेट इन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लेना, समझ लेना कि एक्सचेंज रेट को बैंक और कस्टमर के बीच में अप्लाई कैसे करेंगे, यही समझने का पॉइंट है। तो मैं आपको एक बिल्कुल गोल्डन रूल दे रहा हूं, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल है दोस्तों, दिमाग में अगर ये सेट हो गया तो चीजें बिल्कुल कंट्रोल होंगी आपकी। सर एक्सचेंज रेट को बैंक और कस्टमर के बीच में अप्लाई करने के लिए सिंपल सा गोल्डन रूल आपके सामने बता रहा हूं, और वो रूल ये है, वो रूल ये है। सर बताओ ना क्या है रूल? ये है, रूल ये है कि कसम खा लो, कसम। क्या कसम खाएं? कसम खा लो। क्या कसम? ऑलवेज थिंक, हमेशा सोचो, ऑलवेज थिंक with respect to bank. Always think with respect to bank, because exchange rate are always provided by bank. दोस्तों ऑलवेज थिंक विद रिस्पेक्ट टू बैंक बिकॉज एक्सचेंज रेट आर ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय बैंक, क्योंकि एक्सचेंज रेट हमेशा बैंक के द्वारा प्रोवाइड की गई होती है। इसलिए रेट को अप्लाई करने के लिए पहली कसम हमेशा बैंक के एंगल से सोचना, हमेशा बैंक के एंगल से सोचना। अच्छा सर बैंक के एंगल से सोचेंगे तो गलती नहीं होगी, मैं कह रहा हूं गलती नहीं होगी। रीजन, क्योंकि एक्सचेंज रेट बैंक के द्वारा दी होती है। अच्छा सर केवल बैंक के एंगल से सोच लेने से काम हो जाएगा? मैं कहूंगा नहीं होगा। अभी आपको देखना पड़ेगा सोचना क्या है, आपको देखना पड़ेगा सोचना क्या है। ऑलवेज थिंक विद रिस्पेक्ट टू बैंक, लेकिन सोचना क्या है भैया बैंक के एंगल से रेट को अप्लाई करने के लिए? सर सोचना क्या है? हां सोचना क्या है? तो सर जी दो बातें सोचनी है, सर जी दो बातें सोचनी है। और अगर आपने वो दो बातों का आंसर सही ले लिया अपने मन से, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद दो बातों का आंसर अगर आपको मिल गया तो रेट अपने आप अप्लाई हो जाएगी, तो सर क्यों देरी कर रहे हो? फटाफट वो दो बातें बता दो जो हमें सोचनी है। अभी बताता हूं, सुनो। आपके सामने एक्सचेंज रेट दे रखी होगी, ठीक है सर दे रखी होगी, तो सबसे पहली बात यह सोचनी है, क्या जी? ये सोचनी है, सबसे पहली बात यह सोचनी है क्या? नंबर 1, व्हाट इज द वन अमाउंट
अटैच्ड करेंसी, what is the one amount attached currency in given exchange rate? पहली बात क्या सोचनी है, क्योंकि सर देखो एक्सचेंज रेट में हमेशा दो रेट होंगी और एक्सचेंज रेट में हमेशा दो करेंसी होंगी, तो सबसे पहली बात यह सोचनी है कि व्हाट इज द वन अमाउंट अटैच्ड करेंसी इन गिवन एक्सचेंज रेट। व्हाट इज द वन अमाउंट अटैच करेंसी, सबसे पहले बात यह सोचनी है कि वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है। और एक बार आपको पता लग जाए ना वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है, तो दूसरी बात क्या सोचनी है, दूसरी बात यह सोचनी है व्हाट इज द पोजीशन, पोजीशन का मतलब ट्रेडिंग पोजीशन, भाई या तो बाय की होगी या सेल की होगी। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बैंक, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बैंक इन रिलेशन टू वन अमाउंट in relation to one amount attached currency. At the time conversion of one currency into another currency. What is the position of bank in relation to one amount attached currency at the time conversion of one currency into another currency? दोस्तों बस एक ही बात मेरी सुन लो, एक्सचेंज रेट अप्लाई करने में कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, कभी भी एरर नहीं होगा। बस इन बातों पे फोकस कर लो। क्या? सबसे पहली बात, ऑलवेज थिंक विद रिस्पेक्ट टू बैंक। सबसे पहली बात, हमेशा बैंक के एंगल से सोचना है। सबसे पहली बात, हमेशा बैंक के एंगल से सोचना है। दूसरी बात क्या सोचना है? दूसरी बात दोस्तों यह सोचनी है कि वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है और बैंक उस वन अमाउंट अटैच करेंसी के साथ क्या कर रहा है, बाय कर रहा है या सेल कर रहा है। और बैंक अगर बाय कर रहा हो तो बिड रेट लगा दो, बैंक अगर सेल कर रहा हो तो आस्क रेट लगा दो, बात खत्म। रेट लगेगी बाइंग या सेलिंग, इसको डिसाइड करने के लिए सिंपल सा फंडा क्या है, ऑलवेज थिंक विद रिस्पेक्ट टू बैंक। क्या सोच रहे हैं? नंबर वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है, मैं क्यों वन अमाउंट अटैच करेंसी को ढूंढ रहा हूं, मैं क्यों वन अमाउंट अटैच करेंसी को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, क्योंकि गिवन एक्सचेंज रेट ये कहती है कि बैंक वन अमाउंट अटैच करेंसी को बिड रेट पे बाय करेगा, आस्क रेट पे सेल करेगा। इसलिए मैं गिवन एक्सचेंज रेट में वन अमाउंट अटैच करेंसी को ढूंढ रहा हूं। और एक बार पता लग जाए तो दूसरी बात यह पता लगाओ कि बैंक करेंसी का एक्सचेंज करते समय वन अमाउंट अटैच करेंसी के साथ क्या कर रहा है। भाई या तो परचेज कर रहा होगा या सेल कर रहा होगा, दोनों में से कोई एक ही काम होंगे, या तो परचेज या सेल। परचेज है तो बिड रेट लगा दो, सेल है तो आस्क रेट लगा दो। अभी आप टेंशन ना लो, मैं आपको एग्जाम्पल कराता हूं और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करवाता हूं, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है ये। ध्यान से देखो,
एग्जाम्पल, मान लो लिखा हुआ है $1 इक्वल टू 50 और 52। $1 इक्वल टू लिखा हुआ है 50 और 52। पहली बात, इस एक्सचेंज रेट का क्या मतलब है? इस एक्सचेंज रेट का यह मतलब है कि जो बैंक है ना, बैंक वो $1 को 50 में खरीदेगा और 52 में बेचेगा। बैंक $1 को। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कहता रहे, द कस्टमर परचेज $, कस्टमर सेल $, कस्टमर कुछ भी करता रहे, हमें उसे लात मार के साइड रखना है। हमें सोचना है बैंक के एंगल से, बैंक के एंगल से। वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है यह सोचना है, और बैंक वन अमाउंट अटैच करेंसी के साथ क्या कर रहा है यह सोचना है। या तो बाय कर रहा होगा या सेल कर रहा होगा। बाय कर रहा है बिड लगा दो, सेल कर रहा है आस्क लगा दो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो, और एक बात और सुनो, कोई भी कस्टमर, कोई भी पर्सन करेंसी का एक्सचेंज कब करवाएगा, करेंसी का एक्सचेंज कब करवाना चाहेगा? या तो उस कस्टमर ने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी होगी, या उसको कहीं से फॉरेन करेंसी मिली होगी, तभी उसको कन्वर्जन की टेंशन हो रही है। मान लो मैं इंडिया का पर्सन हूं, मैंने यूएसए वाले को गुड्स बेचा और उसे बोला मुझे पेमेंट रुपीस में चाहिए, रुपीस में। इसका मतलब इंडिया वाले को कन्वर्जन की टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं इंडिया का पर्सन हूं, यूएसए से गुड्स खरीदा, मुझे पेमेंट $, में करनी है। मैंने जो इंपोर्ट किया ना, इंपोर्ट, उसकी पेमेंट $, में करनी है। तो मैं एज ए इंडियन पर्सन $, में पेमेंट तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे पास $, ना हो। तो मुझे $, के लिए एपी के पास जाना पड़ेगा। एपी का मतलब ऑथराइज पर्सन। कैसे दोस्तों, मेरी बात सुनो, $1 इक्वल टू 50 और 52। मान लो इधर इंडिया का इंपोर्टर है, मान लो इंडिया का इंपोर्टर है, इधर है ऑथराइज पर्सन। मैं सिंपल सा बस ये समझाना चाहता हूं अभी कि रेट बिड लगेगी या आस्क लगेगी। अब बताओ, सुनो मेरी बात सुनो। सर इंडिया का इंपोर्टर क्या हुआ होगा इसके साथ, यही समझ का विषय है। सर ये जो इंडिया का इंपोर्टर है ना, इंपोर्टर, इसने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट किया होगा, इसने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट किया होगा। और अगर इसको एपी के पास आने की जरूरत पड़ी है, अगर इसको एपी के पास आने की जरूरत पड़ी है, तो इसका मतलब जो इसने इंपोर्ट किया होगा ना गुड्स, उसकी पेमेंट इसको $, में करनी है, उसकी पेमेंट इसको $, में करनी है। तो एक्सचेंज करेंसी के बदलने का एक डायग्राम बनाना सीखो। सर ये इंडिया का इंपोर्टर, बाहर इसने $, भेजने हैं, तो सर इंडिया का इंपोर्टर बाहर $, कब भेज पाएगा? जब एपी इसको $, दे, जब एपी इंडिया के इंपोर्टर को क्या दे, $, दे। और इंडिया का इंपोर्टर बदले में रुपीस ही दे सकता है, इसके पास है ही रुपीस। ये एक्सचेंज का डायग्राम बन गया। अब रेट लगेगी बिड या आस्क, ये पता कैसे पता लगेगा? आपको देखना पड़ेगा कि वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है। वन अमाउंट अटैच करेंसी $, है। अब मुझे दूसरी बात यह सोचनी है कि बैंक वन अमाउंट अटैच करेंसी के साथ क्या कर रहा है। तो मैंने देखा
बैंक वन अमाउंट अटैच करेंसी डॉलर है, तो बैंक डॉलर को बेच रहा है, ऑथराइज पर्सन डॉलर को बेच रहा है। अच्छा सर बेच रहा है, तो चुप करके 52 रेट लगेगी, 52। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाला, आपके दोस्त आपको कंफ्यूज करने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। कहेगा कि कस्टमर रुपीस को बेच रहा है, मैं इसी को 4 लैंग्वेज से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं। देखो, ऑथराइज पर्सन डॉलर को बेच रहा है, इंडिया का इंपोर्टर डॉलर को खरीद रहा है, ऑथराइज पर्सन रुपीस को खरीद रहा है, इंडिया का इंपोर्टर रुपीस को बेच रहा है। इस डायग्राम को मैं 4 लैंग्वेज से लिख सकता हूं, लेकिन 4 लैंग्वेज केवल कंफ्यूजन के लिए हैं। मुझे फाइनल रेट अप्लाई करने के लिए बस 2-3 बातों पे फोकस करना है, जिससे कि कभी भी गलती ना हो। और वो बातें क्या है? वो बातें क्या है दोस्तों? वो बातें हैं कि हमेशा बैंक के एंगल से सोचना है। सोचना क्या है? सोचना यह है कि गिवन एक्सचेंज रेट में वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है, वन अमाउंट अटैच करेंसी। देन बैंक उस वन अमाउंट अटैच करेंसी के साथ क्या कर रहा है? दूसरी करेंसी को परचेज कर रहा है, सेल कर रहा है बैंक, कोई मतलब नहीं है। मुझे तो यह पता लगाना है कि डायग्राम में बैंक जो है ना, बैंक वो वन अमाउंट अटैच करेंसी के साथ क्या कर रहा है। तो मेरे इस डायग्राम में बैंक डॉलर को सेल कर रहा है, तो चुप करके सिंपल वे में आस्क रेट लगा दूंगा। आस्क रेट, बात खत्म। आस्क रेट, सेलिंग रेट 52 लग देगी, बात खत्म। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगले एग्जाम्पल पे मान लो, अगले एग्जाम्पल पे मान लो कोई इंडिया का एक्सपोर्टर है, मान लो कोई इंडिया का एक्सपोर्टर है और इधर एपी है, रेट वही दे रखी है $1 इक्वल टू मान लो 50 और 52। समझने के लिए बस समझो। सर अब एक बात सोचो खुद ही, खुद ही बात सोचो कि इंडिया का एक्सपोर्टर एपी के पास आ रहा है, तो इसे एपी के पास आने के लिए क्यों जरूरत पड़ी होगी मैं बताता हूं। इस इंडिया के एक्सपोर्टर ने यूएसए वाले को गुड्स एक्सपोर्ट किया होगा, बदले में इसे ना डॉलर मिले होंगे, तभी ये टेंशन में है। इंडिया का एक्सपोर्टर तभी टेंशन में है जब बदले में इसे डॉलर मिले होंगे। डॉलर, अच्छा सर डॉलर मिले होंगे? हाँ जी डॉलर मिले होंगे। तो क्या होना चाहिए? ये इंडिया का एक्सपोर्टर बैंक के पास क्यों आया? इंडिया का एक्सपोर्टर कहेगा सर मेरे को ना डॉलर मिले हैं, मुझे उसे रुपीस में कन्वर्ट कराना है, आप मेरे से डॉलर ले लो और बदले में मुझे रुपीस दे दो यार। अब मुझे देखना है कि इस डायग्राम और इस कन्वर्जन में रेट क्या लगेगी, बाइंग या सेलिंग। तो मुझे क्या देखना है? सिंपल, मुझे दोस्तों ये देखना है कि वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है। डॉलर है, डॉलर। कमोडिटी क्या है? डॉलर। और दूसरी बात ये सोचनी है कि बैंक डॉलर के साथ क्या कर रहा है, बैंक डॉलर के साथ क्या कर रहा है। अच्छा सर, तो मैं आपको बताऊं,
बैंक डॉलर को परचेज कर रहा है, बैंक डॉलर को परचेज कर रहा है। बिड रेट लगा दो, 50 लगेगी, 50। पंजाब से आंसर आया, बिल्कुल बिड रेट, पंजाब से आंसर आया, बिड रेट बिल्कुल सही है जी, बिड रेट लगेगी यहां पर। लेकिन अभी आप अपने आप को मैं वो नहीं मानूंगा कि हमें 100% ये आ ही गया, चीजें अभी बाकी हैं। आओ दोस्तों अगला एग्जाम्पल, आओ दोस्तों अगला एग्जाम्पल। मान लो इंडियन इंपोर्टर है, मान लो कोई इंडिया का इंपोर्टर है, इधर एपी है और इधर लिखा हुआ है 1 रुपीज इक्वल टू 0.020 और फॉर एग्जाम्पल मैं वैसे लिख रहा हूं 0.020 और 0.025 डॉलर मान लो लिखा हुआ है। उड़ीसा से भी आंसर बिट रेट आया था, बहुत अच्छा जी आपका। अब मेरी बात सुनो, चाहे उड़ीसा वाले, दिल्ली वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले, यूपी वाले, जो भी है, आपसे मैं एक सिंपल सा इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अपना दिमाग लगा लो और बताओ रेट बिड लगेगी या आस्क लगेगी। इंडिया के हर कोने से कमेंट में रिप्लाई आना चाहिए। बताओ रेट 0.020 लगेगी या 0.025 लगेगी, बिड या आस्क, बताओ रेट क्या लगेगी, रेट क्या लगेगी, बताओ। पॉइंट 0.020 लगेगी या 0.025 लगेगी। प्रमोद जी का बिहार से आंसर आया 0.020। शिवम जी का दिल्ली से आंसर आया 0.020। बाकी सब कहां है जी, बाकी सब कहां हैं। पंजाब से आंसर आया 0.020। उड़ीसा से आंसर आया, उड़ीसा से 0.020। देखो दोस्तों, मैं सभी को यहां पर रोककर हाथ जोड़कर कुछ कहना चाहता हूं और बता दूं, इस फॉरेक्स चैप्टर में अगर गलती नहीं करनी तो जो तरीका और जो स्टेप आपको समझाए जाएं वो फॉलो जरूर करना, जल्दबाजी ना करना। ये मेरा आपसे बिल्कुल निवेदन है हाथ जोड़कर। अब मेरे को भी नहीं पता, रटना पूरा एसएफएम में काम ही नहीं है, समझ के काम है। अब मैं अपना कंसेप्ट अप्लाई करता हूं और आपको बताता हूं रेट क्या लगेगी, जो भी लगेगी देखते हैं। सर सबसे पहली बात डायग्राम बना लो, डायग्राम। इंडिया का इंपोर्टर है, हां सर इंडिया का इंपोर्टर है, क्या हुआ होगा इसके साथ, इसने गुड्स इंपोर्ट किया होगा यूएसए से, जिसकी पेमेंट डॉलर में करनी है। इस इंडिया के इंपोर्टर को डॉलर में पेमेंट करनी है, तो ये इंडिया का इंपोर्टर डॉलर तभी तो दे पाएगा जब एपी से डॉलर ले।
जब एपी से डॉलर ले, ठीक है, बदले में रुपीस दे दे। अब दूसरी बात यह चेक करनी है कि गिवन एक्सचेंज रेट में वन अमाउंट अटैच करेंसी क्या है। सर गिवन एक्सचेंज रेट में वन अमाउंट अटैच करेंसी रुपीस है, और फिर यह सोचना है कि एपी एक्सचेंज के अंदर रुपीस के साथ क्या कर रहा है। सर रुपीस को बाय कर रहा है। हाँ सर बाय कर रहा है, तो रेट लग जाएगी 0.020, और आपका बिल्कुल सभी का सही आंसर है। धीरे धीरे ऐसे ही कंट्रोल बनाए रखें, अपने आप आपको चीजें समझ आ जाएंगी। बहुत बढ़िया, एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो तुम। हाँ सर लो। एक और एग्जांपल, यूएसए का एक्सपोर्टर है और $1 इक्वल टू 50 और 52 दे रखा है। अब बताओ रेट क्या लगेगी, 50 या 52? रेट क्या लगेगी, 50 या 52? 50 या 52? रेट क्या लगेगी, 50 या 52? बताओ रेट 50 या 52? यूएसए का एक्सपोर्टर है, क्या हुआ होगा इसके साथ आपको खुद सोचना पड़ेगा। बिहार से आंसर आया 52, बिहार से आंसर आया 52, पंजाब से आंसर आया 52, उड़ीसा से भी आंसर आया है 52। देखो दोस्तों, मैं भी बताता हूं आपको, इस टॉपर के स्टूडियो से मैं भी बताता हूं आपको क्या रेट लगेगी। मैं कहता हूं स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, सुनो। सर ये यूएसए का एक्सपोर्टर है, यूएसए का एक्सपोर्टर मतलब इसने इंडिया वाले को एक्सपोर्ट किया होगा, इसने इंडिया वाले को एक्सपोर्ट किया होगा। और अगर ये यूएसए वाला एपी के पास आ रहा है तो इसका मतलब गुड्स एक्सपोर्ट के बदले में इंडिया वाले ने रुपीस दिए होंगे, रुपीस, और ये यूएसए वाला उस रुपीस को डॉलर में बदलना चाहता है। अच्छा, तो एपी को रुपीस देगा, बदले में एपी क्या कर देगा, डॉलर देगा। वन अमाउंट भी डॉलर है, एपी डॉलर को सेल कर रहा है, रेट लगेगी 52 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान से चेक करें। चलो एक लास्ट एग्जांपल, और लास्ट एग्जांपल, बस एक लास्ट एग्जांपल। मान लो कोई जापान का इंपोर्टर है, इधर एपी है और इधर लिखा हुआ है $1 इक्वल टू .015 और .020 जेपीवाई का मतलब जापानीज येन। अरे ये ज्यादा होंगे, एक मिनट, 80 और 82 जेपीवाई। बताओ रेट 80 लगेगी या 82 लगेगी?
फिर आगे चलेंगे। रेट 80 लगेगी या 82? जापान का इंपोर्टर है। पंजाब से आंसर आया 82, बिहार से भी, सब जगह से, बिहार से भी 82। देखो दोस्तों, जापान का इंपोर्टर है, क्या हुआ होगा इसके साथ? ये जापान का इंपोर्टर है, क्या हुआ होगा इसके साथ? इस जापान वाले ने गुड्स इंपोर्ट किया होगा। जापान वाले ने गुड्स इंपोर्ट किया होगा। जापान वाले ने गुड्स इंपोर्ट किया होगा यूएसए से, बदले में पेमेंट करनी है, बदले में पेमेंट करनी है, पेमेंट। अच्छा सर, पेमेंट करनी है, ध्यान से सुनो, ध्यान से। सर जी, जब जापान वाले को पेमेंट करनी है तो ये जापान वाला पेमेंट तभी तो कर पाएगा जब खुद इसे डॉलर मिले। तो एपी डॉलर देगा, जापान वाला जापानीज येन देगा। अच्छा सर, बिल्कुल। तो वन अमाउंट डॉलर है, एपी डॉलर को बेच रहा है, तो रेट लगेगी 82। तो रेट अप्लाई करना तो दोस्तों आप सीख चुके हैं। अब रेट अप्लाई करना तो दोस्तों अब आप सीख चुके हैं। अब एक बार अगर रेट अप्लाई हो जाए तो फिर मैं आपको सिखाता हूं कि एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रेट अप्लाई करना आप सीख चुके हैं। हाउ टू अप्लाई रेट आप सीख चुके हैं। अब बेसिक का कंसेप्ट नंबर 4, बेसिक का कंसेप्ट नंबर 4, ये तो और भी सिंपल है। हाउ टू कन्वर्ट 1 करेंसी into another currency। दोस्तों सिंपल सी बात है, दोस्तों सिंपल सी बात है। एक बार अगर आपको वो रेट पता लग जाए कि इसके ऊपर कन्वर्जन करना है, वो बिड है या आस्क एक बार आपको पता लग गई, तो उसके बाद करेंसी को फाइनल कन्वर्ट कैसे करते हैं ये आपको देखना है। तो इसके अंदर दो बातें हैं। नंबर 1, पहली चीज, वन अमाउंट से फ्यू अमाउंट पर जा रहे हैं। कमोडिटी से प्राइस पे जा रहे हैं, वन अमाउंट टू फ्यू अमाउंट करेंसी। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, फॉर दिस कन्वर्जन we multiply it। For this conversion we multiply it। मल्टीप्लाई का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना।
ये मल्टीप्लाई का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखना। वन अमाउंट टू फ्यू अमाउंट करेंसी फॉर दिस कन्वर्जन वी मल्टीप्लाई इट, ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, मान लो $1 इक्वल टू ₹50, और मैंने क्या करना है, मैंने करना है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रुपीस फॉर $1000 मान लो। मुझे पता लगाना है $1000 के बदले में रुपीस कितने होंगे। तो इसका मतलब ये कन्वर्जन 1 से फ्यू पे है, ये कन्वर्जन 1 करेंसी टू फ्यू करेंसी है। तो अगर आपकी करेंसी 1 से फ्यू पे जानी है तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई। और आपको बता दूं दोस्तों, इक्विवेलेंट रुपीस क्या होंगे, इक्विवेलेंट रुपीस होंगे 1000 इंटू में ₹50, मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई। 50,000 रुपीस। तो कन्वर्जन जब 1 से फ्यू पे हो, 1 से फ्यू पे, तो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा सर, अगर फ्यू से 1 पे हो, फ्यू टू वन अमाउंट अटैच्ड करेंसी, फ्यू टू वन अमाउंट अटैच्ड करेंसी। अगर कन्वर्जन फ्यू से 1 अमाउंट अटैच करेंसी पे है तो मैं बताऊंगा फॉर दिस कन्वर्जन वी डिवाइड इट। कैसे, देखो जी, मान लो लिखा हुआ है $1 इक्वल टू ₹50, और हमें कहता है फाइंड आउट इक्विवेलेंट डॉलर फॉर ₹100। मुझे बताना है 100 रुपए में कितने डॉलर आएंगे। अरे यार सिंपल सी बात है भाई, 50 रुपए में $1 आता है, 100 में 2 आएंगे सर। तो कहने का मतलब फ्यू से अगर 1 पर जाना है इक्विवेलेंट डॉलर, फ्यू से अगर 1 पर जाना है तो डिवाइड होगा। फ्यू से अगर 1 पर जाना है तो डिवाइड होगा। चलो जी, अब बात सुनो, मैं आपको फुल फ्लेज एक एग्जाम्पल करवाता हूं जिसमें रेट भी अप्लाई करनी है और फाइनल कन्वर्जन भी करना है। चलो जी, मान लो कोई इधर इंडिया का पर्सन है, इधर मान लो कोई यूएसए का पर्सन है। इंडिया के पर्सन ने इसे गुड्स दिया और बदले में डॉलर आने हैं 10,000। एक्सचेंज रेट है $1 इक्वल टू ₹50 और 52। आपको बताना है फाइंड आउट इक्विवेलेंट रुपीस फॉर $1000। आपको बताना है इक्विवेलेंट रुपीस फॉर $1000। पहले तो मेरी एक बात सुन लो, फॉरेक्स के हर क्वेश्चन में 2 पार्टी होंगी। फॉरेक्स के हर क्वेश्चन में 2 कंट्री के 2 डिफरेंट पर्सन होंगे हमेशा। और दूसरी बात, हर फॉरेक्स का क्वेश्चन उस पर्सन के एंगल से सोल्व होगा।
जो या तो फॉरेन करेंसी को रिसीव कर रहा है या फॉरेन करेंसी को पे कर रहा है। जो पर्सन होम करेंसी को रिसीव करेगा, होम करेंसी को पे करेगा, उसके लिए फॉरेक्स चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। अब मेरे इस एग्जाम्पल में यूएसए ने गुड्स इंपोर्ट किया है, इंडिया ने गुड्स एक्सपोर्ट किया है, और यूएसए वाला पेमेंट डॉलर में कर रहा है, डॉलर में, और यूएसए वाले की डॉलर होम करेंसी है। तो मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम्पल में टेंशन कौन लेगा फॉरेक्स चैप्टर की? इंडिया वाला लेगा, इंडिया वाला। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल इंडिया वाले के एंगल से सॉल्व होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है।